दिसंबर 2008 का मुंबई हमला भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय माना जाता है, जब पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने ताज होटल, ओबेरॉय, सीएसटी स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और नरीमन हाउस पर हमला कर 60 घंटे तक शहर में दहशत फैला दी थी। इन हमलों में 166 लोगों की मौत और 600 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आज 2025 में इस घटना की 17वीं बरसी पर देश उन शहीदों को याद कर रहा है, जबकि दुनिया भी आतंक के खिलाफ लड़ाई को मजबूत कर रही है। और इसी कड़ी में इजराइल ने हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा को आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन भी घोषित किया है, क्योंकि 26/11 में उसके नागरिक भी मारे गए थे। इजराइल ने इसे एक बेहद ही खतरनाक और निंदनीय संगठन बताया है, जिसने भारत सहित कई देशों में निर्दोष लोगों की जान ली। 26/11 मुंबई हमले की बरसी आज है। आतंकी हमलों से पूरा मुंबई शहर उस वक्त दहल उठा था। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। हेलीकॉप्टर से बाघेन एयरलिफ्ट की तारीख फाइनल। 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक एयरलिफ्ट होंगी। ऑपरेशन की विंडो स्वीकृत हो गई है। पेश टाइगर रिजर्व से पहली बार हेलीकॉप्टर के जरिए बाघिन लाने की तैयारी की जा रही है। 28 नवंबर को ट्रैकुलाइज होते ही बाघिन उसी दिन रामगढ़ विषधारी के बजालिया एंक्लोजर पहुंचेगी। 28 को संभव न होने पर 2 दिसंबर तक किसी भी दिन उपयुक्त स्थिति में एयरलिफ्ट किया जाएगा। वन मंत्री संजय शर्मा के मार्गदर्शन में ऑपरेशन की रणनीति पूरी की जा रही है। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद, फील्ड डायरेक्टर सुगना राम जाट और डीएफओ अरुण कुमार डी ने सुरक्षा निगरानी की तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश के अधिकारियों की संयुक्त मॉनिटरिंग मिशन में कोई भी किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ में स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट प्रमोद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले को लेके? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, देश का पहला इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन मिशन की उल्टी गिनती यहाँ पर शुरू हो गई है। और पेंच टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में, वहां से बाघिन को हेलीकॉप्टर के माध्यम से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लाने की जो तैयारी है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजस्थान के जो विशेषज्ञ हैं वो आज शाम को यहाँ से निकलेंगे पेंच के लिए, और वहां से फिर अगले दिन सुबह एक मीटिंग आयोजित होगी कई अधिकारियों के साथ, और 28 नवंबर को बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर एयरलिफ्ट के माध्यम से राजस्थान लाया जाएगा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के अंदर। दोनों टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा में एंक्लोजर, सुरक्षा और मॉनिटरिंग की व्यवस्था के दौरान यहाँ पर रखा जाएगा। तो पहले एक बाघिन आएगी और उसके बाद फिर दूसरी बाघिन यहाँ पर लाने की तैयारी वन विभाग के द्वारा कर ली गई है। जी, किस प्रकार की तैयारियां देखी जा रही है प्रमोद? क्योंकि ये कहा जा रहा है, वन मंत्री संजय शर्मा ने भी कहा कि इस मिशन में किसी भी तरीके कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो तैयारियों को लेकर के क्या कुछ अपडेट? देखिए, इसकी मैंने आपको बताया कि पहले तो एक बाघिन आएगी, फिर उसके बाद एक सप्ताह बाद दूसरी बाघिन को बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व है मुकुंदरा, वहां लाया जाएगा। और इसके लिए एंक्लोजर जो है वो बना दिया गया है। सुरक्षा और मॉनिटरिंग की इसमें पूरी व्यवस्था कर दी गई है। मॉनिटरिंग में कौन कौन से अधिकारी मौजूद होंगे उनकी पूरी जो नाम है वो बता दिए गए। और ये मिशन जीन पूल विकास और इन ब्रीडिंग की समस्या को दूर करने के लिए निर्णायक ये जो है ये साबित होगी। मिलाकर के प्रमोद हम ये कह सकते हैं कि वन विभाग इसमें किसी भी तरीके कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। प्रमोद, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा आज प्रस्तावित है। 2 दिन के प्रवास पर सचिन पायलट छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। संविधान बचाओ दिवस से जुड़े प्रमुख कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। आज दोपहर 12:30 बजे रायपुर
सचिन पायलट पहुंचेंगे और रायपुर से सीधे धमतरी के लिए रवाना होंगे। धमतरी में संविधान बचाओ दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में सचिन पायलट शामिल होंगे। धमतरी से कांकेर पायलट रवाना होंगे और कांकेर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। 27 नवंबर को जगदलपुर में प्रदेश में चल रहे एसआईआर अभियान की समीक्षा करेंगे और जगदलपुर से देर शाम दिल्ली के लिए सचिन पायलट रवाना हो जाएंगे। तो देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट प्रमोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रमोद, सचिन पायलट का 2 दिवसीय दौरा है, किस प्रकार की तैयारियां हैं और कुछ ही देर में सचिन पायलट रायपुर एयरपोर्ट पर भी पहुंचने वाले हैं? आपने बिल्कुल सही कहा है। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं सचिन पायलट, उनका 2 दिवसीय दौरा छत्तीसगढ़ का आज से शुरू हो जाएगा और खासतौर पर संविधान बचाओ दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में वे हिस्सा लेंगे और समीक्षात्मक जो बैठक है संगठन को लेकर वो आयोजित की जाएगी और इसके अलावा एसआईआर अभियान जो चल रहा है उसके बारे में भी पूरा विचार विमर्श किया जाएगा। आज दोपहर 12:30 बजे तक रायपुर का जो एयरपोर्ट है वहां पर वो पहुंच जाएंगे और स्थानीय जो कांग्रेस के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो उसकी अगवानी करने के लिए एकजुट हो गए। इसके बाद वो सीधे रायपुर से दमंतरी जो है वहां के लिए रवाना होंगे। दमंतरी के अंदर एक लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण को लेकर एक बैठक आयोजित की जाएगी, वहां पर वो अपना स्पीच देंगे। उसके बाद अगले दिन 27 तारीख को एसआईआर अभियान को लेकर एक बैठक होने वाली है। उस बैठक के अंदर कई जो पदाधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट ली जाएगी, बूथ स्तर पर क्या स्थिति है कांग्रेस की उसके बारे में बातचीत की जाएगी और अभियान किस तरह से प्रगति कर सकता है उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। आगे की जो पूरी रणनीति है वो की जाएगी और वहां से फिर देर शाम जगदलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लगातार जो सचिन पायलट हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर दौरा कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। जी प्रभु, सुरक्षा को लेकर के किस प्रकार की तैयारियां हैं छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर जहां पर स्थानीय कार्यक्रम होने हैं वहां? देखिए, आमतौर पर जब कभी कोई नेता कोई दूसरे शहर में जाता है तो वहां की मॉनिटरिंग की पूरी जो व्यवस्था है स्थानीय जो डीएम होता है, कलेक्टर होता है और जो एसपी होता है उसके जिम्मे होती है। पूरी तरह से सचिन पायलट की सुरक्षा को लेकर लिहाज से छत्तीसगढ़ की जो पूरी पुलिस है वो मुस्तैद है। वहां पर अगवानी के लिए कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वहां पर पहुंच चुके हैं और पूरी जो 2 दिन का जो दौरा रहेगा पूरी तरह से सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए पूरे पुख्ते इंतजाम स्थानीय पुलिस के द्वारा किए गए। और इसके साथ ही कांग्रेस जो है वो अपनी रणनीति के तहत ही काम कर रही है, अलग अलग राज्यों में दौरा भी कर रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, क्योंकि कांग्रेस इस बार के चुनावों में आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन देखने को मिला। आतंकी उमर का मददगार फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी शोएब ने उमर को पनाह दी थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी, उमर से 6 सहयोगी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उमर के जो 6 सहयोगी थे वो पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब ये एक और गिरफ्तारी, दिल्ली ब्लास्ट केस में 7वीं गिरफ्तारी हुई है। फरीदाबाद के धौद से एनआईए ने दबोचा। शोएब ने लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया था और ब्लास्ट से पहले आतंकी को पनाह भी दी थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ओडिशा दौरा आज है। दोपहर करीब 12 बजे ओडिशा के बरगढ़ सीएम जाएंगे, यानी कि बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले होंगे और बरगढ़ में मां वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। बरगढ़ से दोपहर 2:45 का समय जब महासमुंद सीएम जाएंगे और महासमुंद के सालखंड में मां महालक्ष्मी मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। शाम करीब 4 बजे महासमुंद से वापस रायपुर सीएम लौट जाएंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ओडिशा दौरा आज रहने वाला है और अलग अलग मंदिरों में, ओडिशा के अलग अलग मंदिरों में वो जाकर के दर्शन पूजन करेंगे। प्रदेश की खुशहाली समृद्धि की कामना भी करने वाले हैं। बस कुछ ही देर का समय जब वो मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर जाकर के दर्शन पूजन करेंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ओडिशा दौरा आज प्रस्तावित है। कुछ ही देर का समय जब ओडिशा के बरगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच जाएंगे और बरगढ़ में मां वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन पूजन वो करेंगे। प्रदेश की खुशहाली समृद्धि की कामना करेंगे। महासमुंद से सालखंड में मां महालक्ष्मी के दर्शन पूजन भी करेंगे। शाम करीब 4 बजे महासमुंद से वापस रायपुर सीएम लौट जाएंगे।
शाम करीब 4 बजे का समय, महासमुंद से वापस रायपुर सीएम विष्णुदेव साय लौट जाएंगे। देखिए, कार्यक्रमों को लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम तरीके के इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। कुछ ही देर में बरगढ़ के मां वैष्णो देवी मंदिर सीएम विष्णुदेव साय पहुंच जाएंगे। मां वैष्णो देवी मंदिर में वो दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद में वहां से मां लक्ष्मी के दर्शन पूजन करने के लिए वो पहुंचेंगे महासमुंद, और महासमुंद से शाम 4 बजे का समय जब वापस रायपुर के लिए लौट जाएंगे। तो तमाम तरीके की तैयारियां जो है कर ली गई हैं। दोपहर 12 बजे का समय बताया गया था जब मां वैष्णो देवी मंदिर में सीएम विष्णुदेव साय दर्शन पूजन करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत समय को लेकर के अंतर देखने को मिल रहा है। अभी बस कुछ ही देर में सीएम जो है वो मां वैष्णो देवी मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। तो उड़ीसा दौरा आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रस्तावित है। दोपहर 12 बजे का समय था जब उड़ीसा के बरगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचने वाले थे, और कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। डूंगरपुर में भारतीय ट्रेड यूनियन की रैली व प्रदर्शन आज है। किसान व मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर के रैली निकलेगी। बादल महल से कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली जाएगी। जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसान मजदूर मनरेगा में काम शुरू करने, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी करने, एमएसपी पर खरीद की गारंटी, फसल बीमा क्लेम जारी करने, मजदूरों के कानून बहाल करने सहित अन्य मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। डूंगरपुर में भारतीय ट्रेड यूनियन की रैली व प्रदर्शन आज देखने को मिलेगी। किसान और मजदूर जो हैं वो अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन करेंगे। रैली भी निकाली जाएगी। जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कई मांगे किसानों की है, उन मांगों को लेकर के किसान और मजदूर जो हैं वो आज धरना प्रदर्शन करेंगे, एक रैली निकालेंगे। भारतीय ट्रेड यूनियन की रैली व प्रदर्शन होगा। किसान व मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर के रैली निकलेगी। बादल महल से कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली जाएगी, और उसके बाद में जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मजदूरों के कानून बहाल करने सहित कई अन्य मांगे हैं, जैसे कि किसानों की कर्ज माफी, क्लेम जारी करना, मजदूरों को लेकर के भी कई कानून हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में मेरे सहयोगी तनुज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तनुज, क्या कुछ मांगे हैं किसान और मजदूरों की? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, भारतीय ट्रेड यूनियन की ओर से आज जो इनकी समस्त उप इकाइयां है उनके साथ में शहर के बादल महल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें पिछले लंबे समय से मनरेगा में भुगतान नहीं होने, मजदूरी नहीं मिलने, इसके बाद जो किसानों का भी जो बेमौसम बारिश के कारण जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा नहीं मिलने, अतः 100% क्लेम नहीं मिलने, इसके अलावा समर्थन मूल्य पे पूर्ण का भुगतान नहीं होने जैसी मांगों को लेकर आज इन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। एसआईआर के तहत गणना पत्र वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन का पहला चरण 100% पूरा करने वाले 17 बूथ लेवल अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने सम्मानित किया। साथ ही प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें रोल मॉडल बताया। जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर ने बीएलओ से संवाद किया और उनकी कार्यशैली व अपनाई गई रणनीतियों की जानकारी ली। बीएलओ दीपक कलाल, राजेश मीणा, हीरालाल कटारा और अन्य अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने समय से पहले कार्य शुरू कर मतदाताओं की मैपिंग, स्थान परिवर्तन, महिलाओं के नाम जोड़ने और दस्तावेज एकत्र करने का काम बारीकी से किया, जिससे लक्ष्य समय पर पूरा हुआ। विधानसभा पाक संख्या 83, मेरे कुल 407 वोटर थे, इसमें से 90% कार्य पूर्ण हो गया था। 40 वोटर जो थे वो अनकलेक्टेड किए गए, जिनमें मृत्यु, दोहरी प्रविष्टि एवं स्थानांतरित हुए हैं। अतः वहाँ के साथी स्टाफ का, पुराने सहयोगी साथी का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं वहाँ के मेंबर और वार्ड पंच और स्थानीय लोगों का सहयोग से काम 19 तारीख रात तक कंप्लीट हो गया था। जैसा कि आपको पता है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके तहत आज हमने डूंगरपुर ज़िले में भी जो अच्छे कार्य कर रहे हैं बीएलओ, जिन्होंने अपना कार्य 100% पूर्ण कर लिया है, उनको सम्मानित भी किया गया।
और हमारे सीईओ सर के द्वारा भी जो सर्टिफिकेट्स हमें प्राप्त हुए थे वो भी हमने आज संबंधित बीएलओज को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और जो सराहनीय कार्य सभी बीएलओज ने किया है उसको प्रोत्साहन भी दिया है और साथ ही साथ हमने अपील भी करी है कि जो अब बीएलओज बाकी रह गए हैं उनकी मदद करें, उनकी हैंड होल्डिंग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी ये काम पूर्ण किया। करौली जिले के लांगरा स्थित खान की चौकी पर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट से होने वाले संभावित विस्थापन के विरोध में हजारों ग्रामीणों की विशाल महापंचायत आयोजित हुई, जहां करौली धौलपुर क्षेत्र के लोगों ने सरकार के फैसले को जनविरोधी बताते हुए विरोध दर्ज कराया। महापंचायत को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि विस्थापन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। गांव-गांव में गांव बचाओ आंदोलन की कमेटियां बनाकर संगठन को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने साफ कहा कि ये लाखों लोगों के हितों की लड़ाई है और यदि ग्रामीण संगठित हुए तो सरकार को परियोजना वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने प्रोजेक्ट पर पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा मुख्य मार्ग पर धरती माता गांव के पास एक एक्सीडेंट में महिला भगवान का दूत बनकर के आई। पुलिया से नाले में गिरी कार से पूरे परिवार को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार शहर के बालाजी नगर निवासी धर्मेंद्र यादव अपनी पत्नी शिल्पा और 11 माह के बच्चे के साथ बोर गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जहां पर सागवाड़ा से डूंगरपुर नेशनल हाईवे पर धरती माता गांव के पास अचानक कार असंतुलित होकर पुलिया से नीचे नाले में गिर गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी की भी कार में सवार लोगों को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं हुई। इसी दौरान धरती माता गांव निवासी सूरता परमार नाले में उतरकर कार तक पहुंची और सबसे पहले 11 माह के बच्चे को बाहर निकाला, जिसके बाद अन्य युवकों को बुलाकर कार का कांच तोड़कर अंदर फंसे दंपत्ति को भी बाहर निकाला गया, जिसके बाद सभी को जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने महिला के साहस और हिम्मत की जम करके तारीफ की। गाड़ी आती थी डूंगरपुर था कि तब पुल है अपने धरती माता पावर हाउस के पास में, तो वह पुल के नीचे गाड़ी गिर गई। उसमें से हम गिरते हुए सुना, दौड़े हमारे घर से, गाड़ी गिर गई है, दौड़ो दौड़ो निकालो यूँ। तो कोई पास में नहीं था, तो मैं और मेरी बच्ची थी दोनों और एक सामने वाला लड़का दौड़ा। वो ने कांच तोड़ने की कोशिश की, उसके हाथ में कांच भी घुस गया, उसका हाथ भी कट। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सचिवालय में पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास को तेज करने के लिए मजबूत सड़क कनेक्टिविटी बेहद ही जरूरी है और विभाग को पर्यटन स्थलों तक सुगम पहुंच पर प्राथमिकता से काम करना चाहिए। बैठक में NHAI, NH स्टेट हाईवे अथॉरिटी और RSRDC, CRIF और अन्य सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की गई। साथ ही सभी बजट घोषणाओं और लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान दिया कुमारी और सांसद मंजू बागमार ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया, जो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और इससे सभी परियोजनाओं की वित्तीय व भौतिक प्रगति, गुणवत्ता और बाधाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर पर सक्रिय इस सिस्टम को EYE कंपनी ने विकसित किया है और इसके लोकार्पण के दौरान वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। संविधान दिवस के अवसर पर जहां पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी इस दिन को विशेष रूप से मनाने में पीछे नहीं है। कांग्रेस से जुड़े संगठनों ने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज कई कार्यक्रम आयोजित किए। इसी कार्यक्रम में NSUI ने सुबह जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम से मैराथन दौड़ की शुरुआत की। ये दौड़ संविधान और लोकतंत्र की रक्षा थीम पर आयोजित की गई। मैराथन का उद्देश्य युवाओं को संविधान के महत्व और उसकी रक्षा के संकल्प से जोड़ना है। कार्यक्रम में विजेताओं को नगद पुरस्कार भी दिए गए। कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मैराथन में शामिल हुए। वहीं दोपहर में कॉन्स्टिट्यूशन भवन में यूथ कांग्रेस से भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के चर्चा की जाएगी। और अब खबर श्रीगंगानगर से है, जहां अनूपगढ़ में पंचायत समिति के बीडीओ विनोद कुमार रेगर को निलंबित करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन तब उग्र हो गया जब 3 प्रशासकों सहित 9 लोग ओवरहेड टैंक पर चढ़ गए। 32 ग्राम पंचायतों के प्रशासक 19 दिन से धरने पर बैठे थे और 2 प्रशासक 13 दिन से अनशन पर थे। चेतावनी के बाद मंगलवार शाम कई प्रतिनिधि अलग अलग टंकियों पर चढ़ गए, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। बढ़ते दबाव के बीच राज्य सरकार ने बीडीओ विनोद रेगर को जयपुर मुख्यालय APO कर दिया।
जबकि घड़साना के बीडीओ को अनूपगढ़ का कार्यभार सौंपा गया। आंदोलनकारी निलंबन की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि प्रशासन लगातार समझाइश में जुटा हुआ है। और इधर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर आंदोलन को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और उच्च स्तरीय वार्ता की मांग की है। जयपुर में अमर ज्योति जवान शहीद स्मारक पर भाजपा की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल 150 यूनिटी मार्च पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके तहत यमुना प्रवाह पदयात्रा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। ये पदयात्रा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इस यात्रा के दौरान बीजेपी नेताओं ने सरदार पटेल के योगदान को याद किया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि इस यूनिटी मार्च में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित 8 प्रदेशों की युवा शामिल है। सरदार पटेल ने देश हित में कभी समझौता नहीं किया और वो हमेशा किसानों की आवाज बने। सीएम ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन देशभक्ति, संगठन क्षमता, नेतृत्व क्षमता, साहस और दृढ़ संकल्प जैसे महत्वपूर्ण सबक देता है। उन्होंने युवाओं को पटेल के जीवन से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सादगी सीखने की सलाह दी। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर संविधान दिवस की भी शुभकामनाएं दी। कभी ऐसे आजादी के दीवाने जिनका आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा संघर्ष रहा, कभी उन लोगों ने याद नहीं किया। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस उपलक्ष्य पर सरदार यूनिटी मार्च भी पूरे देश में किया गया है। आज इस मार्च के अंतर्गत यमुना प्रवाह की बस यात्रा का आयोजन यहां से हो रहा है। यात्रा में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के युवा इसमें भाग ले रहे हैं। और भाग ही नहीं ले रहे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म स्थान पर भी जा रहे हैं और उस जन्म स्थली को और वो पुण्य जन्म स्थली को जाकर के अपना मस्तक भी नवाएंगे, उनको प्रणाम भी करेंगे, जो ऐसा व्यक्तित्व उन्होंने दिया है। यह यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे युवाओं के लिए सरदार पटेल जी के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी देशभक्ति का करीबी से जानने का अवसर है। उस पावन धरती पर पहुंचकर उन्हें सरदार पटेल जी के आदर्शों, मूल्यों को समझने का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। यह यात्रा हमारी युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और स्वदेशी